हेलो फ्रेंड्स, मैं तीरथ अहिरवार मास्टर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 आज रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे जो पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे। हमने वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू कर दिया है और हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर जहाँ से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होना शुरू हो जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जब हम बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने बेसिकली साइन थीटा देख लिया था, कॉस थीटा देख लिया है और टेन थीटा देख लिया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल में किन दो साइड्स के रेशो होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनके जो इन्वर्स होते हैं साइन का कॉसिक, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा, ये तीनों जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं ये बेसिकली हमारे प्राइमरी इन साइन, कॉस और टेन के रिस्पेक्टिवली रेशियोज़ इन्वर्स रेशियोज़ होते हैं। साइन का इन्वर्स होगा आपका कॉसिक, कॉस का इन्वर्स होगा आपका सेक और टेन का जो इन्वर्स होगा वो आपका कॉट होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी देख लिया था और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि जब हम ये रेशियो लिखते हैं तो हम एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं और हम राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी बात करेंगे तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी पता होने चाहिए। और वो आपके पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट रहते हैं वो जो जनरली हमने जो यूज़ किए जाते हैं, जिस पे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, लाइक 3 4 5, 12 5 13, 15 8 17, 8 6 10, 21 20 एंड 29, 24 10 एंड 26। तो ये इस प्रकार के हमारे कई सारे ट्रिपलेट हैं जो कि बार बार यूज़ होते हैं। तो हमको इन ट्रिपलेट को भी ध्यान रखना था, जिसमें ये जो सबसे बड़ा नंबर था ये हमारा हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और जो बेस का स्क्वायर होता है उन दोनों का जो समेशन होता है वो हमारे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के ही बराबर होता है। हमारी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, उसका वर्ग अन्य दो नंबर्स के स्क्वायर के समेशन के क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम वहाँ पर देख चुके थे और साथ ही साथ हमने एंगल्स भी पढ़ लिया था कि जो एंगल होते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वो हमारे जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उनमें इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती है। ये हमारा यदि थीटा है, ये हमारा यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो आज हम बात करेंगे उनके फंक्शंस की, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। थीटा यदि मेरा यहाँ पर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और क्या है 90 डिग्री है। ये एंगल्स आई होप सभी लोगों को पता होने चाहिए और यदि आप एग्ज़ाम देंगे तो ये एंगल्स आपको रैंडमली इनके वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो एंगल्स हमने लिखे हैं ये डिग्री में लिखे हैं, लेकिन आपको इसका रेडियन फॉर्म भी पता होना चाहिए। यदि मैं आपको रेडियन में भी पूछूं तो आप सभी इसको अच्छे से आंसर कर पाएँ। 90 डिग्री मतलब होता है आपका π/2। ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री मतलब π/6 होता है, 45 डिग्री π/4 होता है। कैसे आता है वो हमारे फर्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हमने एंगल का मेज़रमेंट सीखा था, हमने कन्वर्जन सीखा था, वहाँ पर आपको सेकेंड वीडियो में बिल्कुल इसका डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन आप वहाँ पर सीख पाए होंगे। तो 30 डिग्री π/6 होता है, 45 डिग्री π/4 होगा, 60 डिग्री π/3 होगा और 90 डिग्री आपका π/2 होगा। यहाँ पर हमने साइन, कॉस और टेन के मान रखने थे और ये मान सभी को याद होने चाहिए। इनके जो मान थे वो 0 था, 1/2 था, 1/√2, √3/2 और यहाँ पर 1। जहाँ पे साइन का वैल्यूज़ जो है ख़त्म हो रहा है वहीं से कॉस की लाइन शुरू हो जाती है। ठीक है, आपने जब 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा तो ये चीज़ ऑब्जर्व की भी हुई होगी। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये कितना 0। हमने 90 डिग्री तक ही लिया है। एक पूरा का पूरा जो एक साइकिल होता है उस फंक्शन का, उस साइकिल का पूरा हमने 1/4 पार्ट लिया है। ठीक है, सिर्फ 1/4 हिस्से के ही हम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ लिख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो भी बनते जाएंगे वो इसमें ही प्लस होते जाते जाएंगे। 90 में 30 ऐड करेंगे 120, 90 में 45 ऐड करेंगे 135, 90 में 60 ऐड करेंगे 150,
और जैसे ही आप आगे पहुँचेंगे उसके बाद फिर उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चलते चले जाइए, 30, 45, 60, 90 ऐड करते जाएँ, आपको आराम से आंसर मिलते चले जाएंगे। 90 में 90 ऐड करेंगे, 180 आ गया, आपकी आधी साइकिल हो गई। 180 के बाद फिर हम उसमें 30 ऐड करेंगे, 210 आ जाएगा। 180 में 45 ऐड करेंगे, 180 में 60 ऐड करेंगे, 180 में 90 ऐड करेंगे, 270 आ गया, ठीक है। फिर 270 के बाद फिर 100, तो 360 डिग्री तक आपकी पूरी की पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। मतलब आपका 2π तक जो होगा पूरा का एक पूरा ग्राफ जो होगा वो रिपीट होगा उसके बाद, ठीक है। वो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साइन हो गया, ये कॉस हो गया आपका। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, और टेन थीटा हम सभी लोग जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन का कॉस में आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 1/√3, ये 1, ये √3, और ये अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर, क्योंकि 1 को यदि मैं 0 से डिवाइड करूँ तो वी विल गेट इन्फिनिटी, ठीक है। अनंत हमको अपरिभाषित मान मिलेगा यहाँ पर। तो ये एंगल्स सभी को पता है और सभी को पता होने चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो इसको एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको आराम से चीज़ें याद हो भी जाएंगी। साइन 0 का मान 0 डिग्री, साइन 30 है साइन π/6 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार cos 0 का मान 1 होगा, cos 30 का मान √3/2 होगा, cos 45 का मान 1/√2 होगा, cos 60 का मान 1/2 होगा, और cos 90 का मान कितना होगा, 0। tan की लाइन बड़ी आसान होती है, सबसे इजी tan की लाइन ही होती है। साइन cos जस्ट जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ से शुरू हो जाता है। तो tan 0 कितना होता है, 0, tan 30 या π/6 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और tan 90 कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी। एक चीज़ और है यहाँ पर, जब अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी से भी आप थोड़ा बहुत ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली होते क्या हैं, ऐसे एंगल्स जिनका समेशन कितना डिग्री होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका समेशन 90 डिग्री होता है, उन एंगल्स को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उन दोनों एंगल्स को कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो यहाँ पर यदि मेरे पास एक एंगल 30 डिग्री होगा तो इस 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हमको ये कहना होगा यहाँ पर कि इस 30 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर 90 आ जाए, ठीक है। मतलब मुझे π/6 में क्या ऐड करना है कि मुझे π/2 मिल जाए, ठीक है। तो 30 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर 90 मिल जाए, तो 60 होगा। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 एंड 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 30, तो वाइस वर्सा में दोनों चलेगा, ठीक है। 45 डिग्री का यदि मैं बोलूँ कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90। क्योंकि उन दोनों में रिलेशनशिप ये है कि यदि आप दोनों को जोड़ें तो आपको 90 के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए, मतलब π/2 के अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए। मतलब एक आंसर यदि आपको पता है तो दूसरा यदि आप एंगल निकालना चाह रहे हैं तो π/2 में से माइनस कर लीजिए यदि वो रेडियन में हो, और 90 में से माइनस करेंगे तो वो डिग्री में निकल कर आपका दूसरा एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि यदि दो एंगल्स का समेशन 90 डिग्री है तो 30 की जो वैल्यू होगी वही 60 के बराबर होगी, और जो 60 की वैल्यू होगी वही 30 के बराबर होगी। तो थोड़ा बहुत अभी हम क्वाड्रेंट्स वाले सेक्शंस पे जाएंगे तो एक चीज़ आप और भी देख पाएंगे कि जिस प्रकार से एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन चल रही है, इसी प्रकार से आपके रेशोज़ में भी चलेगी। आपके रेशोज़ में भी कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। मतलब साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक होगा। तो अब यहाँ से समझ पाइए आप कि जितना आपका साइन 0 होगा उतना ही आपका कॉस 90 होगा, क्योंकि 0 और 90 क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यदि 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 और 90 का कॉम्प्लीमेंट्री 0, इसका मतलब साइन का कॉस और कॉस का साइन। यदि मैं आपसे बोलूँ कि साइन 30, अब साइन 30 यदि मैंने लिखा तो भाई साइन का कॉम्प्लीमेंट्री मेरा हुआ कॉस और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ 60। मतलब जितना मेरा साइन 30 डिग्री का मान होगा उतना ही मान मेरा कॉस 60 डिग्री का भी होगा। या मैं कहूँ कि यदि मेरा साइन 60 डिग्री जितना है उतनी मेरा कॉस 30 होगा। क्यों? क्योंकि साइन का
कॉस होगा और 60 का कितना होगा 30। तो जितना साइन 60 का मान होगा उतना ही कॉस 30 का मान होगा। आप टेबल में देख भी पा रहे होंगे भाई, साइन 60 कितना √3/2, तो कॉस 30 भी कितना √3/2। साइन 30 यदि 1/2 है तो कॉस 60 कितना है 1/2, दोनों सेम है। इस तरीके से देख लो आप, इसका यहाँ और इसका यहाँ, आप देख पा रहे होंगे डायगोनली पैटर्न में। तो जितना साइन 30 होगा उतने कॉस 60 होगा। तो आप यदि एक रो भी याद रखते हैं तो आपका काम बन गया। आप यदि साइन की रो याद रखेंगे, साइन 30 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 60 और साइन 90 कितना होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस की लाइन याद हो गई है। क्योंकि जितना साइन 30 होगा उतने कॉस 60 होगा, जितना साइन 60 होगा उतने ही कॉस 30 होगा, और जितना साइन 45 होगा उतना ही कॉस 45 होगा। कारण क्योंकि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 होगा और साइन का तो कॉस होता ही है, इसलिए दोनों का मान आपको बराबर भी दिख रहा होगा। तो रीज़न इसका यही है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन से भी हम एंगल्स को रिलेट कर सकते हैं, एंगल्स को याद कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि डायरेक्टली CHSL में और NTPC के एग्जामिनेशंस में वो सिंपल वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको एंगल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, सारे एंगल्स की 0 से 90 डिग्री के बीच की आपको क्लियरली आपके रोज़ दिमाग में सामने चलनी चाहिए कि कितना कितना मान किस किस एंगल्स में पर्टिकुलर होता है, ठीक है। एक चीज़ हमको यहाँ पे टेबल में और देखनी है, या टेबल में नहीं तो हम ग्राफिकल फॉर्म में देख पाएंगे कि ग्राफिकल फॉर्म में क्या रिलेशनशिप चल रहा है। तो एक तरीका तो ये भी है कि आप यदि एंगल याद रखना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी से याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ साइन और कॉस की याद रखना है। tan की लाइन बड़ी सिंपल सी है, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3 और tan 90 आपका इन्फिनिटी। बाकी के जो एंगल्स रहेंगे वो जस्ट साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है। तो कॉसेक का जो भी कोई यदि आपको एंगल पूछा जाए, भाई मुझे कॉसेक 45 डिग्री यदि पूछा तो मैं भाई साइन 45 का इमेजिन करूँगा। व्हाट इज साइन 45 1/√2, तो कॉसेक 45 पूछा तो 1/√2 का जस्ट रेसिप्रोकल आप कर दीजिएगा, √2 आपका वैल्यू हो जाएगा। तो आप कॉसेक का, सेक का, कॉट का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो आपके एंगल्स साइन के, कॉस के, टेन के चलेंगे, जस्ट उन वैल्यू को आप इमेजिन करें, उनका जस्ट आप रेसिप्रोकल एट अ टाइम कर दीजिए। यू विल गेट द सेम एंगल इन द रेसिप्रोकल फॉर्म कॉसेक, सेक एंड कॉट रेस्पेक्टिवली। ये 0 है, ये 30 है, ये 45 डिग्री, ये 60 है, ये आपका 90 है। मैंने साइन का रो लिखा है और कॉस का रो लिखा है, ठीक है, यहाँ से लेके 90 तक। ये हम बात करें यहाँ पे ग्राफ की। ये तो ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ये जो ग्राफ है वो आपका साइन का ग्राफ है, ठीक है। और मैंने पूरी एक साइकिल ही इसकी बनाई है, 2π तक आप यदि आप देखें तो आपको 2π तक आपको दिख जाएगा ग्राफ, ठीक है। आगे उसके बाद जो होगा वो रिपीट करेगा।
तो जिसे हम पीरियड कहते हैं, किसी फंक्शन का जो पीरियड होता है वो एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव नंबर होता है जिसके बाद वो फंक्शन रिपीट होने लगता है, ठीक है, उसको हम उसका फंक्शन का पीरियड कहते हैं। तो जैसे sin x हुआ, cos x हुआ, tan x हुआ, तो इनके पीरियड्स जो होते हैं वो sin का 2 पाई, cos का 2 पाई, tan का पाई होता है, ठीक है। तो 2 पाई के बाद क्योंकि क्या है वो फंक्शन आपका रिपीट होने लगता है ना, सेम चीज़ वो आपको देने लगेगा, है ना भाई। यहाँ से फिर से वही साइनसॉइडल वेव इस प्रकार से बनती रहेगी आपकी, सेम बनेगा। तो ये आपका पॉजिटिव वाला और ये आपका क्या है नेगेटिव वाला। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ नेगेटिव है, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा, हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया, ज़रा ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये साइन एक्स का फंक्शन है, ये इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है। तो आप यहाँ पर इस साइन की वैल्यूज़ भी आप ज़रा नोटिस करोगे तो आपको दिख जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम 0 से लेके 90 डिग्री तक जा रहे हैं तो हमारा जो एंगल हो रहा है वो सक्सेसिवली क्या हो रहा है, धीरे 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 इंक्रीज़ कर रहा है। 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90 हुआ। तो हम बात यहाँ पर यही करने वाले हैं कि जब हमारा साइन थीटा का फंक्शन, साइन का फंक्शन यदि 0 था, 30 था, 45 था, 60 था, 90 था, तो जब वो 0 से 90 की तरफ जा रहा है तो हमारा जो ग्राफ है, हमारी जो वैल्यूज़ होगी साइन की वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। हमको ये देखना है भाई, यदि मैं x की जगह 0 रखूँ तो मुझे y कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यदि मैं x की जगह यहाँ पे 30 डिग्री रखता हूँ तो मुझे y कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। यदि मैंने x की जगह 45 डिग्री रखा तो मुझे y जो मिला है वो 1/√2 मिला। x की जगह मैंने यदि 60 रखा तो मेरा आंसर √3/2 आया। y की जगह यदि मैंने 90 रखा तो मुझे आंसर 1 मिल रहा है। मतलब x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पर हमें y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मिलती चली जा रही हैं, ठीक है। यदि मैं x का कोई मान रखूँ तो x का मान कहाँ पर है, ये आपको जो हॉरिजेंटल लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर x के मान लिए हमने। π/2 मतलब समझ गए होंगे आप, 90 डिग्री है, पाई मतलब 180 है, 3π/2 270 है और 2π जो है वो 360 है। तो 0 से लेके 360 पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इसको जस्ट आप इधर बना लीजिए मिरर इमेज में, आपको दिख जाएगा। ये नेगेटिव वाला हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि आप इसको कैसे इमेजिन करो या इसको आप कैसे समझो कि हमारा एंगल बढ़ने पर, थीटा बढ़ने पर हमारा जो साइन का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमारा जो साइन होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा है। और कब तक इंक्रीज़ होगा भाई, 180 तक जाएगा तो क्या पॉजिटिव होगा, 180 के बाद 270 तक जाएगा तो क्या वो नेगेटिव होगा, 360 तक जाएगा तो वो क्या होगा। अच्छा, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं इंटरवल दे देता है। और उसने मुझे थीटा जो है इंटरवल दे दिया, लाइक थीटा जो है मेरा 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, या मेरा जो थीटा है वो π/2 से लेकर 3/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो जब वो इंटरवल मुझे दे देता है तो मेरा एक काम आसान भी हो जाता है, क्योंकि मैं हिट एंड ट्रायल से कहीं ना कहीं उस इंटरवल के बीच की वैल्यूज़ पुट करके मैं उस क्वेश्चन को आसान बना सकता हूँ। या फिर मेरे पास एक पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि हाँ, अब मुझे 0 से π/2 के बीच में एंगल रखना है और 0 नहीं रखना, π/2 नहीं रखना। क्यों? क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड का मतलब इस तरीके से लाइन खींची होगी तो 0 भी इंक्लूड हो गया, ये लाइन खींच गई मतलब π/2 भी इंक्लूड हो गया। 0 भी ले सकते हैं, 90 डिग्री भी ले सकते हैं, इसके बीच की भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो जनरली जो आपको एंगल दिया जाएगा वो डिग्री में भी दे सकता है और रेडियन में भी। इसलिए मैंने यहाँ पर रेडियन के फॉर्म में लिखा है। π/2 90 डिग्री है, पाई 180 है, 3π/2 आपका 270 डिग्री है और 2π जो है आपका 360 डिग्री है। तो हम यहाँ पर इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जब हमको इंटरवल दिया जाएगा तो कब मेरा जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम थोड़ा सा ग्राफ से भी समझ पाएंगे कि ग्राफ में कौन सी वैल्यू जो है वो कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव हो रही है। क्वाड्रेंट में आपको इतना क्रिस्टल क्लियर समझ में नहीं आ पाएंगी चीज़ें, आपको वहाँ पे रटना पड़ेगा कि अच्छा इस एंगल में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। क्यों होता है इसका कारण आपको ग्राफ में अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा। ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये देखो आपका ये ग्राफ जो है इस तरीके से आ रहा है, और यदि ये x की वैल्यूज़ हैं, 0 से शुरू हुआ, अब खुद ही सोचोगे 0 है, यदि आपने x को 0 रखा तो ग्राफ आपका 0 से ही शुरू हो रहा है। जब 0 रखा तो आपका y की जो वैल्यू वो भी कहाँ पर होगी, 0 पर ही होगी, क्योंकि जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा वही तो आपका ओरिजिन है। यदि आपने x 0 लिया तो आपका y भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो आपका y 0 इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है। फिर जैसे ही जैसे आप यदि साइन की वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे तो आप इसको ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकल लाइन डालते जा रहा हूँ।
तो ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे मैं एंगल इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं यहाँ पे थीटा को बढ़ा रहा हूँ, तो थीटा बढ़ाने से मेरी जो वाई की जो वैल्यूज़ हैं, मतलब ये आपको देखो पॉजिटिव एक्सिस है ये आपका, तो ये वाई की वैल्यूज़ मुझे धीरे धीरे क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। देखो यहाँ पे इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। तो धीरे धीरे यदि मैं एंगल को, थीटा को यदि मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरा साइन भी इंक्रीज़ होगा। कब तक होगा, कब तक होगा, दिख रहा होगा कहाँ तक हो रहा है, 90 डिग्री तक। π/2 के बाद जस्ट ग्राफ में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट शुरू हो गया। जैसे ग्राफ भाई यहाँ से यहाँ शुरू हुआ, यहाँ तक गया, तो जब यहाँ से यहाँ तक गया तो मतलब भाई वो जीरो से शुरू होकर कहाँ जा रहा है, π/2 तक। π/2 से फिर जैसे वो ग्राफ आ रहा है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वो डाउनफॉल हो रहा है, मतलब उस ग्राफ का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। अब डिक्रीज होगा तो कहाँ तक डिक्रीज होगा फिर से, और जब डिक्रीज होगा तो क्या वो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, ये भी रीज़न है। अब समझो यहाँ पर भाई ये मेरा जो ग्राफ है ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा, और यहाँ x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं x को यहाँ पे पॉजिटिव रख रहा हूँ तो मुझे y जो मिलेगा वो भी पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन मेरा ग्राफ की वैल्यू तो है धीरे धीरे कम हो रही है। तो कम कैसे हो रही है, देखो यहाँ पर आपकी वर्टिकल जो लाइन है वो धीरे धीरे उसकी लेंथ कम होती जा रही है। आपकी वर्टिकल जो लाइन है उसकी जो लंबाई वो धीरे 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 कम होती जा रही है। इसका मतलब यदि मैं x को 90 डिग्री से π/2 से पाई के बीच में रखूँगा, 90 से 180 के बीच में रखूँगा, तो मेरी वैल्यू कम आएगी, और कम आएगी लेकिन कैसे, पॉजिटिव ही रहेगी। ये ध्यान रखना कि साइन जो होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, कैसी बढ़ेगी, पॉजिटिव बढ़ेगी, दिख रही है। फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आपका साइन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, लेकिन कैसे डिक्रीज़ होगा, पॉजिटिव में ही डिक्रीज़ होगा। क्लियर है। अब इसी तरह यदि आप ध्यान से और देखते जाएंगे तो पाई के बाद जैसे ये 0 था, ये 90 डिग्री था, ये यहाँ पर ये पाई था, 180 पर आ गए। 180 के बाद अब देखो ग्राफ में फिर से डाउनफॉल शुरू हुआ, लेकिन वो डाउनफॉल शुरू हो रहा है, लेकिन देखो कैसे कैसे यहाँ पर ग्राफ जो हो रहा है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है। देखिए ज़रा यहाँ पर धीरे, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ देखो ये जो वैल्यूज़ है वर्टिकल लाइन जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एक चीज़ आपको पता होगा, ये जो मेरा एक्सिस है ये मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस है, और नेगेटिव वाई एक्सिस में यहाँ पर आपकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आपको पता है कि नेगेटिव में जितनी ज़्यादा वैल्यू बड़ी होती जाती है वो उतनी छोटी होती है। तो ग्राफ मेरा डिक्रीज़ ही हो रहा है, लेकिन कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिव में डिक्रीज़ हो रहा है। कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिव में। तो जब आप यहाँ लिखोगे कि हाँ मेरा ग्राफ 180 से 270 डिग्री के बीच में साइन मेरा क्या होगा, कम होगा, लेकिन किस में कम होगा, वो नेगेटिव में कम होगा। यहाँ से आप देखते जाइए वर्टिकल लाइन आपकी बढ़ रही है, लेकिन आपको बढ़ते हुए दिखने का मतलब होगा कि उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। भाई 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 मैग्नीट्यूड, लेकिन जब आप उसके साइन के साथ देखोगे तो साइन क्या है, उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप ग्राफ में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर जब आप 270 से देखोगे तो आपका साइन फिर से बढ़ेगा, आपका साइन का जो ग्राफ होगा वो फिर से क्या हो रहा है, देखो फिर से उठ गया, ऐसे गया, फिर वो फिर से उठ गया। अब जब ऊपर उठ रहा है तो वो वैल्यू बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, नेगेटिव में बढ़ेगी। यदि कोई वैल्यू -2 पे है, यदि वो -1.8 पर आ जाएगी तो कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियस ही बात है कि -2 बड़ा होगा कि -1.8 बड़ा होगा, -1.8 बड़ा होगा। तो नेगेटिव में जितनी ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी वो उतनी बड़ी होती है। तो आपका ग्राफ क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि जब हम साइन का ग्राफ देखेंगे तो साइन के ग्राफ में हमने जैसे ही 0 से पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया 360 डिग्री तक, तो ग्राफ में किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पर एब्रप्टली चेंजेस हो रहा है, कहाँ पे आपको पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है, कहाँ पर नेगेटिव चेंज दिखाई दे रहा है। ग्राफ में आपको क्लियरली सारी चीज़ें दिख रही होंगी। 0 से -π/2 में क्या हो रहा है, -π/2 से -π में क्या हो रहा है, -π से 3π/2 में क्या हो रहा है, -3π/2 से -2π में क्या हो रहा है। ये आप ग्राफ में बिल्कुल विजुलाइज कर लीजिए, आप ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, तो 0, फिर यहाँ से भी देख सकते हैं कि 0 था, 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, √3/2 हुआ, 1 हुआ, मतलब धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपका साइन का ग्राफ था। तो साइन का ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है,
इसको हम इस तरीके से और देख पा रहे होंगे शायद। ये देखिए ज़रा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, फिर यहाँ पे 3 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, 6 पाई आएगा। यहाँ पे 0 था, यहाँ माइनस पाई है, यहाँ पे -2 पाई है, यहाँ पे -3 पाई, यहाँ पे माइनस का 4 पाई एंड सो ऑन। तो एक चीज़ हमको यहाँ से दिख रही होगी कि यदि मैं x की जगह पाई रख दूँ, मतलब x की जगह यदि मैं 180 डिग्री रख दूँ, या x की जगह मैं 360 डिग्री रख दूँ, या x की जगह मैं माइनस का पाई रखूँ, या x की जगह मैं माइनस का 2 पाई रखूँ, है ना, माइनस का 360 डिग्री रखें, तो आपको पता है कि यदि आप x एक्सिस पे कोई ले रहे हैं और x एक्सिस पर आपका ऑन x एक्सिस आपका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जिस तरह आपका y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब x निर्देशांक आपका क्या होता है, 0 होता है, इसी तरह जब हम x अक्ष की बात करते हैं तो x अक्ष पर आपका y निर्देशांक जो होता है वो 0 होगा। इसका मतलब हम जब x एक्सिस पर हमारा यदि पाई आ रहा है, हमारा यदि 2 पाई आ रहा है, यदि हमारा 3 पाई आएगा, यदि हमारा 4 पाई आएगा, या फिर नेगेटिव में आएगा, तो हमको ग्राफ क्या देगा, 0 दे देगा। क्यों? क्योंकि ऑन x एक्सिस जो y कोऑर्डिनेट होगा, जो y निर्देशांक होगा, उसका मान 0 होगा। अब देखो, इसलिए साइन 0 क्या है, 0। साइन पाई क्या होगा, 0। साइन 2 पाई क्या होगा, 0। साइन माइनस पाई क्या होगा, अगेन 0। साइन -2 पाई क्या होगा, अगेन 0 होगा। इसका मतलब यदि साइन x 0 है तो x शुड बी n पाई, x शुड बी n पाई। मतलब ये 0 कब होगा, जब x बराबर क्या होगा, n पाई, और n का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटीजर, ये पूर्णांक है। और पूर्णांक की जब हम बात करते हैं, जब हम इंटीजर की बात करते हैं, तो इंटीजर इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। जितने भी आपके नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, तो हम दोनों ही नंबर्स की बात करते हैं, चाहे वो आपके नेचुरल नंबर हो, चाहे वो आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर हो, है ना, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, हम पूरा सेट की बात करते हैं। तो हमने आई से रिप्रेजेंट किया, आई इज़ अ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांक, ठीक है। तो जब भी हमारा x यदि n पाई होगा, मतलब पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, इनकी जगह आप 0 भी रख सकते हैं, 0 1 2 -1 -2, तो ये सब पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो साइन का जो ग्राफ होता है वो कब कब 0 देगा आपको, कहाँ कहाँ पे वो 0 हो जाता है, ठीक है। बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए आगे। ये साइन का ग्राफ था। अब यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, π/2 पे कितना है, 1। 3π/2 पे कितना हो गया, -1। -π/2 पे कितना हो गया, -1। -3π/2 पे कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि sin x यदि 1 होगा तो x बराबर होगा 4n + 1 π/2, और sin x यदि -1 होगा तो x बराबर होगा 4n - 1 इंटू क्या, π/2। मतलब भाई हमारा sin x जो होगा, ये जो sin थीटा जो होगा, वो हमको 1 कब कब देगा, हमको 1 कब कब देगा, जब हमारा x की जो वैल्यू होगी वो 4n + 1 π/2 के मल्टीपल में चलेगा, जहाँ n जो है वो इंटीजर है, जहाँ पर n क्या है आपका, n आपका क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो एक आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं ना, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, n शुड बी इंटीजर, तो n की जगह आप 0 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी रख लीजिए, आप ग्राफ देख लो, आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ पर भी रख लीजिए, 0 रख लो जरा, आप यहाँ पर 0 रखोगे, 0 के π/2 कितना है, ये 1, हाँ 1 तो दे रहा है, बिल्कुल π/2 पे 1 ही होता है। ओके, 1 रख लेते हैं, चलो 1 रख लेते हैं ना भाई। यदि आपने यहाँ पर 0 रखा, 1 रख लो, तो 4 और कितना हो गया, 5 π/2 पे कितना हो जाएगा, 1 होगा। देखो 3 π/2 पे वो नेगेटिव -1 था, मतलब π/2 पे हुआ 1, फिर 5 π/2 पर होगा, फिर n की जगह आप -1 रख लीजिए, -2 रख लीजिए, -3 रख लीजिए, -5 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, तो आपको रेस्पेक्टिवली वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी कि हमारा sin x 1 कब कब होगा, किन किन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर होगा, या रेडियन में, या 90 डिग्री का मल्टीपल ले लीजिए, 90 के मल्टीपल्स पे, ठीक है। और 90 के कौन से मल्टीपल्स पे, 4n + 1 के मल्टीपल्स पर हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, वेयर n क्या है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। sin x -1 कब कब होगा, जब हमारा x का जो मान होगा वो π/2 का मल्टीपल तो होगा, लेकिन कितना मल्टीपल होगा, 4n - 1, वेयर n इज इंटीजर, अगेन इंटीजर। अब n की जगह आप रखो 0, मैंने 0 रखा,
तो हो गया -π/2, यस -π/2 पे तो ये -1 देता है। चलिए 1 रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। तो 4 में 1 गया, कितना हो गया 3π/2। देखो जरा 3π/2, 3π/2 पे क्या दे रहा है ये -1 दे रहा है। फिर आप रख लीजिए 1 रख लिया आपने, अब 2 रख लीजिए। 4 दूनी 8, 8 में 1 गया 7, 7π/2 पर भी वो क्या हो जाएगा -1 देगा। -2 रख लीजिए। तो इसी तरीके से आप जो भी वैल्यू रखते जाएंगे इनकी, आपको रेस्पेक्टिवली में यहाँ पर x यदि -1 कब कब होगा, जब वो 4n-1 इंटू π/2 होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, एक तो साइन 0 का, एक आपको साइन x जब 1 कब होगा और साइन x जब आपका -1 कब कब होगा। तो ये पूरी की पूरी इन्वेंट्री साइन फंक्शन की थी। तो इससे रिलेटेड आपको डेटा बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए, सभी लोग इमेजिन कर पाएँ इस ग्राफ को, और ग्राफ से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप में कभी डाउट नहीं होगा। पीरियड किसका कितना है, इसका 2π है, मतलब 2π के बाद फिर रिपीट होने लगेगा, फिर एक साइकिल, फिर एक साइकिल, फिर एक साइकिल। ओके, तो यहाँ से ये वाला चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार क्या कन्फ्यूज़न होने लगता है कि हमें साइन एक्स जो है या साइन थीटा जो है 1 कब कब होगा। तो थीटा जब 4n+1 इंटू π/2 होगा, है ना, π/2 का मल्टीपल होगा कितना, 4n+1 के। साइन थीटा -1 कब होगा, जब हमारा जो थीटा होगा वो 4n-1 टाइम्स ऑफ π/2 होगा। साइन थीटा हमारा 0 कब होगा, जब n हमारा थीटा क्या होगा, हमारा nπ हो जाएगा। ठीक है, nπ मतलब n इंटू पाई, पाई मतलब 180 डिग्री का मल्टीपल होगा कितना, n, n मतलब इंटीजर। आई होप ये साइन एक्स की इन्वेंट्री आपको मिल गई होगी। और एक चीज़ आप और समझ पा रहे होंगे कि जो साइन एक्स का जो रेंज है, वो रेंज या जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, +1 और -1 है। तो रेंज जो होगी वो आपको +1 और -1 के बीच में ही आपको दिखाई देगी साइन एक्स की। ठीक है, ग्राफिकल हम ट्रांसफॉर्मेशंस ना करें, हम साइन 2x की बात करें, साइन 3x की बात करें, साइन 4x की बात करें, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1 से लेके -1 के बीच में ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया हमारा साइन एक्स के ग्राफ की बात। अब इसी तरह हम बनाते हैं यहाँ पर साइन कॉस एक्स का ग्राफ, y बराबर कॉस एक्स। बहुत सारे जो डाउट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जब आप मैं डायरेक्ट जब आपको क्वाड्रेंट समझाऊंगा, तो क्वाड्रेंट में आपको रीज़न नहीं आएगा कि सर क्यों 180 माइनस थीटा साइन थीटा नेगेटिव हो रहा है, क्यों ये पॉजिटिव हो रहा है, क्यों 270 माइनस थीटा जो है पॉजिटिव हो रहा है, क्यों नेगेटिव हो रहा है। तो उसका कन्फ्यूज़न फिर आपको हट जाएगा, क्योंकि मैं यदि आपको यहाँ से बेसिक से बता दूंगा तो क्वाड्रेंट में जब ये चीज़ें लिखूंगा तो वो आपको रटने वाली जैसी कुछ भी नहीं लगेगा कि हाँ ये रेक्टिफिकेशन करा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ में आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी। वहाँ पे सर मैं बना दूंगा कि हाँ ये एंगल यहाँ के बीच में लाई करेगा, इसकी वैल्यू कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगी। ठीक है, चलिए
ये पूरा का पूरा अगेन साइकिल रिपीट हो रहा है आपका, और ये 2 पाई के बाद ही रिपीट होगा, ठीक है। इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई हो जाएगा। इसका जो आवर्तकाल होगा वो कितना हो गया, 2 पाई ना। 2 पाई के बाद फिर से फंक्शन जो होगा वो रिपीट करने लगेगा। अच्छा, फिर से हम बात करें यहाँ पर कि y इक्वल्स टू यदि cos x या y इक्वल्स टू cos थीटा जो आपको लेना हो, ठीक है। हमने क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस की बात करें इसलिए हमने x के रूप में रिप्रेजेंट भी किया है। तो आपने जब cos वाली जब रो आपने लिखी थी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमने जब cos 0 देखा तो वो 1 था, फिर cos 30 डिग्री जो हुआ वो √3/2 हुआ, cos 45 1/√2 हुआ, cos 60 1/2 हुआ, cos 90 0 चला गया। मतलब 1 से शुरू होकर वो 0 जा रहा है। जब 1 से शुरू होकर जब 0 जा रहा है इसका मतलब हम समझ ही पा रहे होंगे कि भाई 1 से 0 का मतलब डेफिनेटली डिक्रीज़ कर रहा है। क्या सिर्फ 90 डिग्री तक ही डिक्रीज़ करेगा? क्योंकि हमने तो वहाँ पर बस स्टैंडर्ड एंगल 0 से 90 डिग्री तक बनाया। मैंने ना 135 डिग्री बताया, ना 150, ना 180, ना आपका 210, ना 240 डिग्री। तो आगे की पूरा 360 तक एंगल्स जाएंगे, तो मैं हर एक एंगल को बनाते तो नहीं रहूँगा वहाँ पर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ग्राफ देख लेना है, तो ग्राफ में मुझे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये 1 से शुरू हुआ, ये कहाँ गया आपका -1 तक। 1 से शुरू होकर कहाँ जा रहा है आपका ग्राफ, -1। मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है इसका -1 से 1 तक रहेगा, रेंज जो रहेगी, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक है। बड़े ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर जो होता है ये वैल्यू जो है वो इंक्लूड होती है, ठीक है। -1 भी और 1 भी। और ऐसा जो होता है इसका मतलब होता है इसमें ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। जैसे यदि मैंने 0 लिखा तो 0 इंक्लूड नहीं है, 0 के अलावा, ठीक है। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पर ये पूरा x एक्सिस, ये आपका पूरा y एक्सिस। यदि मैं x की करस्पॉन्डिंग यदि वैल्यू में रखूँगा तो मुझे y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती जाएंगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी रखता जाऊँगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से π/2 के बीच में, है ना। यदि मैं बोलूँ कि मेरा 0 से π/2 के बीच में मेरा जो cos x होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। मैं यदि बोलूँ कि 0 से π/2 के बीच में मेरा जो ग्राफ होगा वो कैसे, जो उसकी वैल्यूज़ आएंगी, जो y का मान आएगा उसका वैल्यू कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और बढ़ेगा या कम होगा। तो दिख रहा है कि भाई ऑब्वियसली बात है, ग्राफ मेरा इस प्रकार से जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब वैल्यू धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब जैसे मैं एंगल बढ़ाऊँगा, जैसे मेरा x इंक्रीज़ होगा 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो 0 से π/2 के बीच में जैसी वैल्यू मेरा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, है ना, इसके बीच में लाई करेगा, तो जो cos x होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, पॉजिटिव में। कैसे कम होगा, पॉजिटिव में ही कम होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ ध्यान से देखोगे कि π/2 से पाई के बीच, मतलब 90 से 180 डिग्री के बीच में फिर से वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर फिर से वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। कम कैसे हो रही है, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है। देखो यहाँ 0 है, या माइनस का 0.2 होगा, माइनस का 0.3 होगा, माइनस का 0.5 होगा, माइनस का 0.6 होगा, माइनस का 0.568 भी होगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू 0 से -1 के बीच में लाई कर रही हैं। ऑब्वियसली बात है कि उससे तो वैल्यू आपका क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रही है, वैल्यू कम होती जा रही है ना। यहाँ से आप जितनी आप आगे की तरफ जा रहे हैं वो आपका जो एंगल है, वो जो x है वो आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ये -1 सबसे क्या होगा भाई, इनके रिस्पेक्ट में, इनके बीच में जो भी वैल्यूज़ होंगी उनके रिस्पेक्ट में क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हम x को क्या कर रहे हैं, 0 से π/2 से, और π/2 से हम पाई के बीच में रख रहे हैं। तो हमारा जो cos x होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। वो कैसे होगा, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा। चलिए फिर जैसे आप पाई से देखोगे कि भाई पाई से x का मान 3π/2 के बीच में, अब देखो यहाँ 3π/2 के बीच में क्या होगा, ग्राफ की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ग्राफ इस तरीके से ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती हुई दिखाई देगी। cos x आपका बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, नेगेटिव में ही बढ़ेगा, ठीक, ध्यान रखना। फिर जब आप 3π/2 से जाएंगे, 3π/2 से आप 2π की तरफ जाएंगे तो आपका जो cos x होगा, देखो 3π/2 से आपका जो 2π की तरफ वैल्यू है वो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से,
वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती। cos x मतलब आपका क्या होगा, बढ़ेगा, और किस में बढ़ेगा, वो पॉजिटिव में बढ़ता चला। तो आप ग्राफ में बिल्कुल आप इजीली आप देख पाएंगे कि ग्राफ में सारी की सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है, कब हमारा ग्राफ पॉजिटिव में इंक्रीज़ होगा, कब हमारा ग्राफ नेगेटिव में डिक्रीज़ होगा। तो इस चीज़ का आपको सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल फॉर्म में। अब सेम चीज़ जैसे अभी आपने एक दो चीज़ें देखी कि हमारा cos 0 पे क्या कितना था, 1 था, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे, 2π पे, वैल्यू कब कब और कैसे कैसे चेंज होंगी, किन किन पर्टिकुलर इंटरवल पर जो होगा वो हमको 0 मिलना है या हमको 0 नहीं मिलना है। ठीक है, तो ये चीज़ और हम देख लेते हैं एक बार। इतना आपको क्लियर हो गया होगा ग्राफिकल फॉर्म से। ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो मेरा पहला ये क्वेश्चन था कि cos x जो होगा वो 0 होगा, cos x जो होगा वो 1 होगा, और cos x जो होगा वो -1 जो होगा वो कब कब होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है कि cos x 0 जो होगा वो कब कब 0 होता रहेगा, कब कब जो है मुझे वो आंसर 0 देगा, कब कब मुझे आंसर 0 मिलता रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 0 कब हमको 0 मिलेगा। देखो 0 पर तो हमको हमको 0 पर cos, यदि मैंने x 0 रखा तो x 0 पे हमको y की रिस्पेक्ट वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब मैं cos 0 रखूँगा तो मुझे 1 मिल रहा है। फिर जैसे मैं यहाँ से 0 से π/2 की तरफ जाऊँगा तो मुझे दिखाई दे रही कि वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, पॉजिटिव में ही कम होगी। लेकिन तो π/2 पे क्या हो गया, 90 डिग्री पर क्या हो गया, 0, क्योंकि जैसे मैंने 90 डिग्री रखा तो 90 डिग्री कहाँ पर है, x एक्सिस पर, और जब 90 डिग्री x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह आपका π/2 हो गया। अब इसी तरह आपका 3π/2 होगा। इसी तरह आपका आगे के नंबर्स भी होते चले जाएंगे कि कब कब हमको वो 0 दे देगा। तो हमको कब कब 0 दे देगा, 2n + 1 π/2, वेयर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। आप चेक कर लो, 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, आप n की जगह कुछ भी रख दीजिए, 0 से लेके पूरा कोई भी वैल्यू पुट करिए, और यहाँ पर नेगेटिव में भी रखते जाइए। n यदि आपने 0 रख दिया, आपने 0 रख दिया मतलब π/2 पे 0, यस ठीक है। 1 रखिए, 1 रखा आपने तो 2 + 1 3, 3π/2, देखो 3π/2 पे 0 हो गया। ठीक है, -1 रखिए, -1 यदि रखोगे तो -2 और +1 -π/2, सी -π/2 0 हो गया। आपने 2 रखा तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5π/2 पर वो आपको 0 देगा। -2 रख लीजिए, 2 दूनी 4, -4 +1 -3π/2, देखो -3π/2 पे क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो ये cos x जो होगा, ये cos थीटा जो होगा वो 0 कब कब देगा, जब वो π/2 का मल्टीपल होगा। लेकिन कितना मल्टीपल होगा, 2n + 1 मल्टीपल होगा। और n क्या है यहाँ पर आपका इंटीजर है, इंटीजर का मान मतलब धनात्मक भी रख सकते हैं और ऋणात्मक भी रखा जा सकता है। तो इसी तरह आपको cos x 1 कब मिलेगा, मतलब जो cos का फंक्शन होगा वो आपको 1 कब देगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 कब कब मिलेगी, किस किस इंटरवल पर मिलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। सी यहाँ पर ग्राफ में देखो, आप ग्राफ में देख लीजिए आपको 1 कहाँ कहाँ मिल रहा है। ये आपको 0 दिखाई दिया, 0 पे कितना था, 1 था। अब इसके बाद सीधा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, 2π पे। यहाँ पे वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, -1, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, -2π पे भी कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है वैल्यू। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे भाई cos थीटा 1 कब कब मिल जाएगा, जब मेरा x क्या होगा, 2nπ होगा, वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। आप n की जगह कुछ भी वैल्यू रखते जाइए। पहले आप 0 रखिए, 0 रखेंगे तो 0 हो गया। ठीक है, तो 0 पे तो 1 आना ही है। उसके बाद आपने 1 रखा, जब 1 रखा तो 2π, मतलब देखो 2π, फिर -1 रखा तो -2π, फिर आपने 3 रखा तो 3 दूनी 6, 6π पे, -2 रखा तो 2 दूनी, -2 रखा तो 2 दूनी 4, माइनस का 4π, 3 रखा तो 3 दूनी 6π, -3 रखा तो 3 दूनी 6, मतलब माइनस का 6π। तो हर एक आप n की वैल्यू अब चेंज करते जाइए, 0 1 -1 2 -2 3 -3, तो उस पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर आपको जो cos थीटा मिलेगा वो हमेशा कितना मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, दैट इज़ 1। इसी तरह -1 आपको कब मिलेगा, जब x बराबर क्या होगा, 2n + 1 पाई। -1 चेक करो आप, ये देखो -1, ये -1 आपका, ये -1 कब आ रहा है, पाई पे, कब आ रहा है, -पाई पे। अब चेक करो, n की जगह 0 रखिए, 0 रखोगे तो कितना हो गया, पाई, यस, cos पाई कितना होता है, -1। आप रखिए 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, मतलब 3π, मतलब 3π पे जब अगली बार आपका ग्राफ रिपीट होगा तो 3π पे वो आपको -1 देगा। -1 रख लीजिए,
तो -2 और +1 मतलब -पाई देख लीजिए, -पाई पे कितना है वो फिर से -1 होगा। तो ये ध्यान रखना कि कब कब हम एंगल हमको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। ये तो आपको आगे भी बहुत यूज़फुल होगा जब आप एडवांस आगे करेंगे, तो ये एडवांस से ही पार्ट है। सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिक्स होती हैं, रिलेट होती हैं, तो ये सब स्टार्टिंग से आप लेके चलेंगे तो आपको आगे जाके कहीं पर भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सिली मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि हमको बेसिक चीज़ें आती नहीं, हमको ग्राफ नहीं पता होता, हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं पता होती कि कहाँ पे ग्राफ हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप सीजीएल मेंस की यदि तैयारी करें तो ये था आपका cos x का ग्राफ या cos थीटा का ग्राफ। तो ये सेकंड ग्राफ था आपका। साइन और कॉस के ही ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो इसी में ही होता है। टेन का तो वैसी वैल्यूज़ बड़ी सिंपल है और उसका ग्राफ भी थोड़ा सा सिंपल ही होगा, ज़्यादा उसमें माथा पच्ची है भी नहीं। ठीक है, तो आप साइन का कॉस का ग्राफ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए कि क्या क्या साइन एक्स का ग्राफ होगा, कहाँ वो वैल्यू पॉजिटिव, कहाँ वो नेगेटिव होती है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया आपका कॉस का ग्राफ। जब आप cos x का ग्राफ बनाएंगे तो जस्ट उसको इन्वर्स कर देना, तो वो ग्राफ जो होगा जस्ट पलट जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा जस्ट वो। और कैसे पलटेगा, वाटर इमेज में, ऐसे मिरर इमेज में नहीं, वाटर इमेज में आप पलट दीजिएगा। जैसे भी यदि आप सेक का ग्राफ बनाएं तो सेक के ग्राफ में ये जो ग्राफ है, ये जो आपको दिख रहा है, इसका ऊपर हो जाएगा, ये आपका नीचे हो जाएगा, ये आपका ऊपर हो जाएगा, ये आपकी रो नीचे हो जाएगी। तो जो इन्वर्स वाले फंक्शन है उसमें ज़्यादा माथापच्ची होती भी नहीं है। ठीक है, आपको बस उसको उल्टा कर देना ग्राफ को। मेन जो है वो साइन का, कॉस का, टेन का आपको ग्राफ देखना है। बाकी कॉसेक का, सेक का टेंशन ही नहीं है कैसे बनना है, बस उसे आप पलट दीजिए, ग्राफ बन जाएगा। चलिए लास्ट ग्राफ और देख लेते हैं अपन। ये ग्राफ है आपका किसका, टेन एक्स का। जब आपने टेन का जब वैल्यू आपने लिखा था तो टेन थीटा आपने 0 लिखा था, 0, 30 डिग्री लिखा था आपने 1/√3, 45 डिग्री लिखा था आपने 1, और 60 डिग्री लिखा था आपने √3, और 90 डिग्री आपने क्या लिख दिया था, इन्फिनिटी। ठीक है, क्या लिख दिया था आपने, इन्फिनिटी लिख दिया था। बस आपका ग्राफ यहीं से शुरू होगा। अब देखो आपका जो tan 0 है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब यदि मैं बोलूँ कि यदि मेरा x यदि मैं 0 रखूँ तो मुझे y भी क्या मिलेगा, 0। तो ओके, मेरा ग्राफ यहाँ से हो गई होगा। ठीक है, पास तो यहीं से होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि मेरा जो ग्राफ 90 डिग्री पर है वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, यदि मैंने टेन थीटा की जगह 90 डिग्री रखा, यदि मैंने x की जगह 90 डिग्री रखा, तो मुझे y क्या मिला, इन्फिनिटी मिला। इन्फिनिटी का मतलब है कि वो जो y कोऑर्डिनेट है, मेरा जो y निर्देशांक है वो बिल्कुल इन्फिनिटी है। इसका मतलब मेरी जो लाइन होगी वो इस तरीके से जाएगी, तो ये इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पर इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे ये π/2 पे कितना है, वो 90 डिग्री इन्फिनिटी है। ठीक है, तो π/2 पे वो इन्फिनिटी से शुरू हो गई। यहाँ देखो ये 0 था, 0 से कहाँ की तरफ जा रही है, 0 से कैसे जा रही है, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। देखो 0 से कैसे जा रही है, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, अब अगेन अब आपका जो अगला ग्राफ होगा, अब देखो यहाँ से इन्फिनिटी, इसी तरह अब यहाँ पे देखो ज़रा, ये हुआ। फिर इसी तरह वो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ पर आएगा। बोलिए, अपने लाइन बनाई नहीं उधर। ठीक है, ये ठीक है, ये जो ग्राफ है आपका, ये किसका है, tan x का ग्राफ है।
ये ग्राफ जो है आपका किसका है, 10x का ग्राफ है। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है, इस तरीके से मैंने यहाँ भी बनाया है इसको, ठीक है। ये इस तरीके से हो रहा है। तो ये जो मेरा यदि 10x जो होगा वो मुझे 0 कब दे देगा, जब x बराबर क्या होगा, n पाई। जब मेरा x क्या हो जाएगा, n पाई। अब n पाई पे आप चेक कर लीजिए, देखो जरा, जहाँ जहाँ आपको n की वैल्यू आप 0 रख लीजिए, 0 रखो 0 मिलेगा, पाई रखो 0 मिलेगा, 2 रखो 2 पाई पे 0 मिलेगा, इसी तरह माइनस पाई पे, -2 पाई पे, इस तरीके से जो आपको ग्राफ मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कब कब, जब हमारा x जो होगा वो n पाई होगा, मतलब जो थीटा होगा वो मेरा n पाई होगा। n पाई मतलब पाई का मल्टीपल, लेकिन कितना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटरवल पर ही, दोनों के मल्टीपल पर ही मुझे वो 0 होता चला जाएगा मेरा फंक्शन। और इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ पर कभी 1 और -1 आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेंज होगी वो रेंज ही आपको पता है कि भाई -इन्फिनिटी से कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी तक होगी। तो इसकी जो रेंज होगी वो -इन्फिनिटी से कहाँ तक होगी, -इन्फिनिटी से कहाँ होगी, इन्फिनिटी। देखो -इन्फिनिटी आपका ये यहाँ पर, ये इधर आपका -इन्फिनिटी, ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में इसकी रेंज होगी, ठीक है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में इन्फिनिटी और नेगेटिव -इन्फिनिटी, और उसके बीच की जो इंटरमीडिएट वैल्यूज रहेंगी वो आपको दिखाई देंगी ग्राफ में। तो जब 0 की बात हम करते हैं, तो जब 10x आपका 0 होगा तो आपका जो x होगा वो कब कब होगा, n पाई पर। n पाई पे वो हमेशा आपको क्या दे देगा, फंक्शन 0 वैल्यू देता रहेगा। तो ये आपका साइन का ग्राफ था, tan का और cos का ग्राफ था, सबसे इंपॉर्टेंट यही थे, ठीक है। बाकी के ग्राफ आपको बनाने वो आराम से बन जाएंगे। वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि वो कैसे ग्राफ आप उसको इमेजिन करोगे, आप कैसे वो बन जाएंगे फंक्शन, ठीक है। वैसे 3 ग्राफ आपको देखने हैं। भाई यदि मुझे पता है कि मेरी जो कॉट वाली लाइन होगी, यदि मैं बोलूँ कि कॉट कितना होगा, कॉट 0 कितना होगा, तो मुझे पता है भाई tan की मुझे वैल्यू याद रखनी है, tan की जस्ट वैल्यू मुझे इन्वर्ट कर दी ना, बस उसका रेसिप्रोकल करते जाना है। तो मैंने देखा कि यार कॉट 0 है, जितना tan 0 का उसका उल्टा करना है। अब tan 0 यदि 0 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। tan 30 यदि 1/√3 तो इसका उल्टा कितना होगा, √3। 45 उल्टा 1 का 1 ही उल्टा होगा, इसका 1/√3, और 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। मतलब 90 पर वो 0 दे रहा है। जस्ट इसका उल्टा आप देख लीजिए कि भाई यदि हमारा 0 पर, पाई पर, 2 पाई पे यदि हमारा tan 0 हो रहा था, तो इसका मतलब हमारा कॉट 0 कब कब हो रहा है, π/2 पर, फिर 3π/2 पर। तो बस आपका ग्राफ जस्ट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर ख़त्म होगा। इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये 0, π/2, पाई, 3/2, ये 2 पाई। यदि आपका ये ग्राफ था, तो भाई मुझे पता है कि वो 0 हो रहा है कब, 90 डिग्री पर। तो ये मैंने इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा, ये आपका ग्राफ बनने लगा। तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं कि भाई वो ग्राफ हमारा कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा। जैसे उसको इमेजिन करिए कि भाई मेरी tan की वैल्यू क्या होती है, मेरी cot की वैल्यू क्या होगी। आराम से उस ग्राफ को आप इमेजिन भी कर पाएंगे और आराम से ग्राफ वो बन भी जाएगा आपका, ठीक है। तो ग्राफिकल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। सारे के सारे जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे हैं, उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उनके ग्राफ बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से लेके पूरा एडवांस पार्ट तक जब भी खत्म होगा ट्रिग्नोमेट्री, सब में ये वैल्यूज़ कहीं ना कहीं काम आने वाली, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई मुझे साइन का रेसिप्रोकल cos x का ग्राफ बनाना है, तो मुझे साइन का ग्राफ पता होना चाहिए, मुझे साइन का ग्राफ पता होना चाहिए। ये मेरा साइन का ग्राफ था, ये मेरा 1 था, ये मेरा कितना था, -1 था। अब मुझे किसका बनाना है, cos x का बनाना है। अब मुझे cos x का बनाना है, तो मैं ये वाली जो लाइन है उसको ऐसे ओपन कर दूंगा। ये जो मेरी ये वाली लाइन है इसको मैं ऐसे ओपन कर दूंगा। ये जो मेरी ये वाली लाइन है इसको मैं ऐसे ओपन कर दूंगा। ये जो मेरी ये वाली लाइन है इसको मैं ऐसे ओपन कर दूंगा। तो ये मेरा किसका ग्राफ बन जाएगा, किसका बन जाएगा, cos x का। तो बस आपको उसको इन्वर्ट ही तो करना है। भाई यदि मुझे पता है कि मेरा cos x का ग्राफ कैसा बनता है, ये मेरा cos x का ग्राफ था। तो जब मैं यदि मैं y बराबर यदि मैं sec x का ग्राफ इमेजिन करूं, तो मुझे बस वैल्यू उल्टी करनी है। ये 1 है, ये आपका -1 है। तो भाई मैं इसको इस वाले पैराबोला को उल्टा कर देता हूँ, ये मेरा पैराबोला उल्टा हो गया।
मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, ये मैं यहाँ से इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, ये 1 है और यहाँ पे कितना, ये -1 है, मैं इसको यहाँ पर उल्टा कर दे रहा हूँ। ये इस प्रकार से उल्टा, यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। तो ये जो मेरा ग्राफ बन जाएगा, ये मेरा sec x का ग्राफ बन जाएगा। तो आपको बस मेनली साइन का, कॉस का, टेन का ग्राफ याद रखना है। तो साइन, कॉस और टेन का याद रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली कॉसेक में, सेक में, कॉट में कहीं दिक्कत आनी नहीं है, ठीक है। तो इसके फंक्शन, इसके ग्राफ यदि आप नहीं भी देखो, आप नहीं भी बना पाओ तो चल जाएगा, लेकिन साइन का, कॉस का और टेन का ग्राफ सभी को पता होना चाहिए। कब कॉस 0 होगा, कब कॉस 1 होगा, कब कॉस -1 होगा, किस पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर वो आपको 1 -1 0 देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वाड्रेंट बताऊंगा डायरेक्टली, तो उस क्वाड्रेंट में आपका कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा डाउट में कि सर ये क्यों पॉजिटिव हो रहा है, ये क्यों नेगेटिव हो रहा है, क्यों साइन 60 डिग्री के बाद जो है वो वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसमें हम उसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप ग्राफिकल फॉर्म अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमने सीखा वो हमने साइन, कॉस और टेन के ग्राफ ज़रूर सीखे। भले हमने छोटा सा पार्ट डिस्कस किया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। जब अपन कल क्वाड्रेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो क्वाड्रेंट का आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, ठीक है। वो चीज़, इसकी गारंटी है, जब आप ग्राफ समझेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर चीज़ें वो आ चुकी होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, एंड तक देखना, और जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ बन चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, ठीक है।